हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल फिजिक्स विद कॉन्सेप्ट पर दिल खोल करके हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग एक प्यारा सा एक बहुत ही अच्छा टॉपिक, जो टॉपिक का नाम है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण। बहुत ही शानदार टॉपिक है, बहुत ही मज़ेदार टॉपिक है और बहुत ही इजी टॉपिक है। इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस भी देखने को मिलेंगे और इसकी थ्योरी तो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट तो रखती है। ठीक ना, शुरू करते हैं दोस्तों। देखो भाई, एक समान वैद्युत क्षेत्र। पहले वैद्युत क्षेत्र क्या है? वैद्युत क्षेत्र मैंने क्या बताया? किसी आवेश अथवा आवेश समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोनो अन्य आवेश आकर्षण अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र क्या होगा? जहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर स्थित हो, उसे एक समान वैद्युत क्षेत्र बोलेंगे। वैद्युत द्विध्रुव ऐसा निकाय जिसमें दो बराबर व विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हो, वैद्युत द्विध्रुव कहलाता है। एग्जाम्पलवा याद है ना? NaCl, HCl, HBr, H2, SO4, दो एग्जाम्पल याद होना चाहिए। बल युग्म का आघूर्ण। बल युग्म का आघूर्ण क्या होता है? अभी वो बीच में आएगा, तब मैं चर्चा करूंगा। ठीक है, ये सब चीज़ें मैंने वैद्युत द्विध्रुव, वैद्युत क्षेत्र, एक समान वैद्युत क्षेत्र सब पहले पढ़ चुके हैं ना। अभी बल युग्म आघूर्ण आएगा बीच में, तब वहाँ पे चर्चा करेंगे। देखो कहाँ ये बल युग्म ऐसे ऐसे लग रहा है ना, तब बताएंगे वहाँ पे। तो पहले अपने को ना फिगर मांगता है भाई, एक समान वैद्युत क्षेत्र बन जाए भाई। एक समान वैद्युत क्षेत्र, देखो ये वैद्युत बल रेखा है, ये क्या है? वैद्युत बल रेखा है। और जहाँ पे वैद्युत बल रेखाएं समान दूरी पर स्थित होती हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं पता है? एक समान वैद्युत क्षेत्र बोलते हैं। ये हमारा हो गया एक समान वैद्युत क्षेत्र, जिसे मैंने लिखा कैपिटल E वेक्टर, इसकी दिशा इधर की ओर है। एक समान वैद्युत क्षेत्र E सदिश है, दिशा इधर की ओर है। इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में दोस्तों, इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में कोई वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है। लो, मैंने वैद्युत द्विध्रुव ले लिया, ये मैंने क्या ले लिया? वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव जिसके आवेश -q और +q है, -q और +q है, और बीच की टोटल दूरी क्या होती है? 2l होती है। ये वैद्युत द्विध्रुव जो रखा गया है ना, ये जो अपना वैद्युत द्विध्रुव रखा गया है ना, ये वैद्युत क्षेत्र इधर है। वैद्युत क्षेत्र के साथ देखो, वैद्युत क्षेत्र ये हो गया, वैद्युत द्विध्रुव ऐसे रखा गया है, मतलब थीटा कोण पर है। देख लो जरा, देख लो नज़र उठा के, थीटा कोण पर रखा गया। कौन? अरे वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। तो दोस्तों, इस वैद्युत द्विध्रुव के कितने आवेश हैं? आप कहोगे 2 आवेश हैं। कितने आवेश हैं? 2 आवेश हैं। कौन कौन से? -q और +q। तो जो इनके आवेश है ना, इनके आवेश कहाँ पे रखे गए हैं? वैद्युत क्षेत्र में रखे गए हैं। जब वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश रहता है या वैद्युत क्षेत्र में कोई आवेश जाता है, तो वैद्युत क्षेत्र कहता है मैं हूँ, मतलब मैं हूँ, मतलब मेरे द्वारा तुम पे बल लगेगा, मेरे द्वारा तुम पर क्या लगेगा? बल लगेगा। वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर बल लगता है। ठीक है, अच्छा, +q आवेश पर जो बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र की दिशा में लगेगा। ये देखो बल हो गया। बल को मैं क्या लिख दूँ? F बराबर हो जाएगा +QE, वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाला बल। फिर से एक बार देखना जरा, वैद्युत क्षेत्र के कारण आवेश पर लगने वाला बल। अच्छा, ये जो -q आवेश है ना भाई, -q आवेश है, इस पर भी बल लगेगा, और बल लगेगा वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में। क्यों? क्योंकि -q आवेश है। +q आवेश पर बल वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, -q आवेश पर जो बल लगेगा, मतलब अगर प्लस पर उधर लगा है तो माइनस पर उसका उल्टा लगेगा। ठीक है, तो माइनस पर क्या हो गया? उल्टा हो गया, वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में हो गया। वैद्युत क्षेत्र की दिशा उधर है, पहले से फिक्स है वो। F बराबर हो गया -QE, F बराबर -QE। ठीक है, तो दोस्तों आप क्या देख रहे हो यहाँ पे कि आपको 2 बल लग रहे हैं, एक बल इधर की ओर, एक बल इधर की ओर। दोनों बल परिमाण में बराबर हैं। QE ये भी है, QE ये भी है। दोनों बल परिमाण में बराबर हैं, लेकिन दिशा में क्या है? समान। परिमाण में बराबर हैं, समांतर हैं, लेकिन विपरीत हैं।
ठीक है, एक बल इधर लग रहा है, दूसरा बल इधर लग रहा है, परिमाण में सेम है, 5 न्यूटन ये है, 5 न्यूटन ये है, परिमाण में बराबर है लेकिन दिशा में विपरीत है, तो ये दोनों बल मिल करके एक बल युग्म बनाते हैं। क्या बनाते हैं? बल युग्म बनाते हैं। और वह बल युग्म इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करता है। वह बल युग्म इस वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करता है। अब दोस्तों यहाँ पे शब्द लिखना पड़ेगा, मैं थोड़ा बहुत शब्द जरूर लिखूंगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे शब्द लिखने को मांगता है तो मैं शब्द लिखूंगा, ठीक है। अब देखो शब्द क्या क्या पहले समझा जाए। शब्द क्या लिखा जाए? माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई जिसमें एक वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों प्लस क्यू व माइनस क्यू पर एक बल F बराबर क्यू ई तथा F बराबर माइनस क्यू ई जो कि परिमाण में बराबर हैं और दिशा में विपरीत है कार्यरत हैं। ये दोनों बल मिल करके एक बल युग्म बनाते हैं जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करता है। इतनी बातों को लिखा जाए, लिख लिया जाए ना। चलो भाई लिख लिया जाए। जो मैं लिख रहा हूँ मेरे साथ साथ आप लोग भी शब्द लिखोगे ना। पहले फिगर बनाओगे सुंदर सा जबरदस्त एकदम फैंटास्टिक फिगर, उसके बाद शब्द। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र, माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। क्या किया गया है? रखा गया है। अरे कौन रखा गया है? वैद्युत द्विध्रुव। कहाँ रखा गया है? एक समान वैद्युत क्षेत्र में। कैसे रखा गया है? थीटा कोण बनाते हुए। ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों प्लस क्यू व माइनस क्यू पर एक बल F बराबर क्यू ई तथा F बराबर माइनस क्यू ई कार्यरत हैं, ठीक, कार्यरत हैं जो परिमाण में बराबर समांतर व विपरीत कार्यरत हैं। जो परिमाण में बराबर समांतर व विपरीत हैं, ठीक। ये दोनों बल मिलकर एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। एक बल युग्म का निर्माण करते हैं। ये दोनों बल मिलकर क्या करेंगे? एक बल युग्म का निर्माण करेंगे। अब ये जो बल युग्म हुआ, जो वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करता है। ठीक, एक लाइन और लिख दें। यदि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बल युग्म का आघूर्ण टाउ
टाउ, ठीक ना, वॉल्यूम के आघूर्ण को किससे लिखते हैं, टाउ से लिखते हैं ना। वॉल्यूम का आघूर्ण टाउ हो तो टाउ का एक फार्मूला होता है, ठीक ना, टाउ का एक फार्मूला होता है। तो टाउ हो तो टाउ बराबर एक बल, दो बल लग रहे हैं ना, दो बल में से कौनो एक बल ले लो, ठीक है, एक बल का परिमाण या एक बल, ठीक है, गुणे दोनों बलों की, ये फार्मूला होता है भैया, एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं से, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं से लंबवत दूरी, क्रिया रेखाओं से लंबवत दूरी, एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं से लंबवत दूरी। अब समझो भाई जरा, फिर जिंदा चीज़ें मैं लिखवाया हूँ ना, एक बात समझाता हूँ आपको। ये सब देखो रट्टा मारने की जरूरत नहीं भैया, शब्द यहाँ पे सब कुछ फिगर में था, वही को मैंने शब्दों में बना के लिखा हुआ है। माना एक समान वैद्युत क्षेत्र कैपिटल ई में कोई वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। वैद्युत द्विध्रुव के आवेशों प्लस क्यू व माइनस क्यू पर एक बल F बराबर क्यू ई तथा F बराबर माइनस क्यू ई कार्यरत है, जो परिमाण में बराबर समांतर व विपरीत है। चित्र में दिख रहा है। ये दोनों बल मिलकर के एक बलयुग्म का निर्माण करते हैं और ये बलयुग्म क्या करता है, वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाने का प्रयास करता है। यदि वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म का आघूर्ण टाउ, इसको टाउ पढ़ते हैं, टाउ हो तो टाउ का फार्मूला होता है एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं से लंबवत दूरी। कक्षा 11 में एक फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है, टाउ बराबर बल गुणे क्रिया रेखाओं से, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं से लंबवत दूरी, ठीक ना। बल आघूर्ण से दरवाजा खोलते ना, वहाँ पे बल आघूर्ण लगता है, ठीक है, वो कब्जा होता है ना, कब्जा पर खोल लेते हैं, बड़े आसानी से खोल लेते हैं, ठीक है। चलो बस इतना जानो कि बल आघूर्ण क्या होता है, एक बल गुणे दोनों बलों की क्रिया रेखाओं से लंबवत दूरी। अब दोस्तों देखना जरा ध्यान से, यहाँ पे एक बल, आप चाहे किसी दोनों बल में से सबका परिमाण सेम है, ये बराबर क्यू ई, इसका परिमाण निकालोगे ये बराबर क्यू ई, ठीक। टाउ बराबर, तो एक बल मैं लिख रहा हूँ पहले एफ, ठीक है, गुणे क्रिया रेखाओं से लंबवत दूरी। क्रिया रेखा पहले क्या इसको समझते हैं, ये जो बल लग रहा है ना, बल को आगे पीछे बढ़ाने वाली जो रेखा होती है वही क्या कहलाती, क्रिया रेखा। बल को आगे पीछे बढ़ाने वाली जो रेखा होती है वही क्या कहलाती, क्रिया रेखा। तो ये देखो बल है, तो ये बल की अगर मैं कहूँ ऐसे, ये क्रिया रेखा हो गई, ये क्या हो गई, क्रिया रेखा। ये बल है, इसकी एक क्रिया रेखा हो गई। तो क्रिया रेखाओं से लंबवत दूरी मतलब यहाँ से ये लंबवत दूरी, अगर मतलब मैं कहूँ, देखो अगर मैं इसको यहाँ तक बढ़ा दूँ, यहाँ तक बढ़ाने के बाद ये ऐसे ऐसे मैं मिला दूँ, ये देखो ये हमारा, ये जो मैं डॉट डॉट बनाया ना, जो मैंने डॉट डॉट बनाया वही ये वाला, ये यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। बल्कि इसको मैं ब्लैक कर दूँ, क्या ब्लैक की जगह पे रेड कर देता हूँ, रेड कर देता हूँ। ये देखो ये वाला, ये जो लाइन है, यही लाइन क्या कहलाता है, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी। क्रिया दोनों बलों की क्रिया रेखाओं से लंबवत दूरी, इसकी क्रिया रेखा है ये, पहले वाले बल की क्रिया रेखा ये, दूसरे वाले बल की क्रिया रेखा है ये, इनकी लंबवत दूरी ये। फिर से एक बार आओ, पहले बल की क्रिया रेखा ये, दूसरे बल की क्रिया रेखा ये। अब मत देखो कि बल यहाँ पे लग रहा है, बल यहाँ पे लग रहा है, इसका बल यहाँ पे लग रहा है, लेकिन क्रिया रेखा ये पूरा हो जाएगा। अब ये यहाँ से यहाँ तक कहीं भी ले सकते हो, इस बल की क्रिया रेखा यहाँ से यहाँ तक कहीं भी ले सकते हो, इनकी लंबवत दूरी यहाँ से यहाँ तक। आप यहाँ से यहाँ तक भी ले सकते थे ऐसे ऐसे, लेकिन यहाँ से ले नहीं पर ना हमें कुछ मिलता नहीं, ठीक ना, कुछ मिलता नहीं, लेकिन यहाँ पे लेने से कुछ मिलेगा। देखो कैसे मिलेगा, ये थीटा हो गया, ये आपकी दूरी 2l हो गया। अगर हमें किसी भी त्रिभुज में से मैं ये त्रिभुज बनाया, इस त्रिभुज में अगर हमको ये लंबाई पता हो 2l और हमें ये कोण थीटा पता हो, तो इस भुजा का मान हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, इस भुजा का मान हम लोग निकाल सकते हैं कि नहीं, निकाल सकते। देखो कैसे, मान लेते इस भुजा का मान x है, इसी x का मान हमको निकालना है, इसी x का मान हमको निकालना है। तो हमें देखना ये है कि अगर ये थीटा है तो ये सामने की भुजा लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कड़ हुआ। फिर से एक बार, थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है, ये लंब हुआ, ये आधार हुआ, ये कड़ हुआ। हमको कड़ पता है, लंब चाहिए, कड़ पता है, लंब चाहिए। कौन सा त्रिकोणमिति अनुपात लगाएंगे, साइन थीटा, ठीक है। तो मैं यहाँ बगल में इसको आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ कि चित्र से, कहाँ से भैया, चित्र से आप बेस लिख लेना, चित्र से साइन थीटा बराबर लंब बटे कड़, लंब बटा कड़। लंब क्या है हमारा नहीं पता है, नहीं पता उसको हमने क्या माना x, कड़ क्या है 2l, तो जो नहीं पता उसका मान क्या आया
2l साइन थीटा। 2l साइन थीटा क्या कहलाएगा? क्रिया रेखा से लंबवत दूरी, दोनों बलों की क्रिया रेखाओं से लंबवत दूरी। तो यहाँ पे क्या लिख दें हम लोग? हमने क्या माना? क्रिया रेखा से लंबवत दूरी x, और उस x का मान क्या निकल के आया? 2l साइन थीटा। f की जगह पे क्यों e, f की जगह पे 2l साइन थीटा, 2l साइन थीटा। ठीक है, 2l साइन थीटा हो गया। अब दोस्तों ज़रा देखो, अब कहीं आपने p के बारे में पढ़ा, p मतलब पीना नहीं, ठीक है, p मतलब 2l क्यू पढ़े ना, p बराबर 2l क्यू, कहीं मिल रहा है आपको 2l क्यू? देखो कैसे मिलेगा, टाउ बराबर 2l क्यू, देखो लग रहा है ना 2l क्यू, साथ कर लें, 2l क्यू साथ कर लेते ना, इन लोग का भाला हो जाता है e साइन थीटा। अरे तो टाउ बराबर क्या हो जाएगा? 2l क्यू जगह पे p e साइन थीटा। लो भाई बस हो गया, फार्मूला बन गया, बढ़िया फार्मूला निकल के आया। टाउ बराबर p साइन थीटा, ठीक है, टाउ बराबर p साइन थीटा। इसी को समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। हालांकि बहुत आगे काम नहीं है इसका, लेकिन बस अभी आगे थोड़ा नोट पॉइंट को समझने के लिए इसका काम है। अच्छा, इसी को अगर मुझे सदिश रूप में लिखना होता भाई, अगर इसी को मैं सदिश रूप में लिखता, सदिश रूप में देखो, ये सदिश रूप में ना 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है, सदिश रूप में 1 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट है। सदिश रूप में आप जानते हो कि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, आपने कभी सुना होगा जरूर, कभी न कभी अपनी लाइफ में जरूर सुने होगे भाई, जैसे कभी न कभी प्यार होता है ना, तो कभी कभी आपने ये भी सुना होगा। तो वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी क्या होता है? ए बी साइन थीटा। वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी बराबर क्या होता है? ए बी साइन थीटा यन कैप। तो यहाँ पे ए बी साइन थीटा की जगह पे अगर मान चलो यन कैप नहीं है, यन कैप जब लेते हैं परिमाण लेते हैं उसका मान एक ही होता है, ए बी साइन थीटा की जगह पे क्या लिख सकते हो? वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। तो भैया मेरे बताओ, पी ई साइन थीटा जगह पे आप वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई नहीं लिख सकते? एकदम लिख सकते हैं। तो सदिश रूप में वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी क्रॉस वेक्टर ई। तो ये 1 नंबर के लिए ना, 1 नंबर के लिए याद होना चाहिए। अब आपको 1 नंबर, आप कहोगे रे सर इतना आसान है, इतना आसान, आपको यहाँ से याद रखोगे तब ये चीज़ याद रहेगा, ठीक है, नहीं तो कैसे मिलता है पता है? वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर ई क्रॉस वेक्टर पी, वेक्टर टाउ बराबर वेक्टर पी डॉट वेक्टर ई, उल्टा फुल्टा करके देता है, ठीक है। तो जब आपको सीधा ये वाला याद रहेगा तो आप डायरेक्ट इसको ऐसा बना लोगे। चलो भाई, तो ये रहा इसकी थ्योरी। अब इस पर जो नोट पॉइंट है ना, अब नोट पॉइंट को भाई मैं कहाँ बता दूँ, इसके लिए मुझे थोड़ा मिटाना पड़ेगा यार, ठीक है। चलो कोई बात नहीं, मिटाना पड़ेगा तो मिटाएंगे, कोई बात नहीं। मैं पहले साइड हो गया हूँ, आप लोग चीज़ों को, वीडियो को रोक करके ना एकदम बढ़िया तरीके से अपने कॉपी में सुंदर सुंदर राइटिंग उतार लो, ठीक है, बढ़िया तरीके से, ताकि कोई दिक्कत परेशानी ना हो, ठीक ना। और देखो मैंने यक्स समझ गया हो ना, यक्स माना गया है ना, यक्स माना गया है, ठीक है। यक्स क्या हुआ? लंबवत दूरी, लंबवत दूरी, ये लंबवत दूरी यक्स माना गया, यक्स ये मैंने लिख दो यहाँ पे, माना गया ये, ठीक है, यक्स कुछ है नहीं, माना गया है, ठीक। चलो भाई, मैं अब नोट पॉइंट को यहाँ पे लिखवाता हूँ, इसको मिटा उठा दें, मिटाते भाई, ठीक है, इतना बढ़िया लिखा हूँ, फिर भी डाल रहा हूँ, मिटाना मजबूरी है ना, क्योंकि जो लिखूँगा वो भी और अच्छा लिखूँगा। चलो अब देखो भाई, ज़रा बड़े प्यार से देखना, बड़े ध्यान से देखना, ठीक है, बड़े प्यार से देखना, बड़े ध्यान से देखना, मज़ा आएगा। अब देखो नोट पॉइंट लिखते हैं भाई, नोट पॉइंट 1, नोट पॉइंट 1 देखो क्या है, बढ़िया समझो। अगर हमारा वैद्युत द्विध्रुव, अगर हमारा वैद्युत द्विध्रुव, अभी क्या जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है, वैद्युत क्षेत्र इधर है, वैद्युत द्विध्रुव ऐसे है, मतलब वैद्युत क्षेत्र के साथ थीटा कोण पर है। अगर ये वैद्युत द्विध्रुव ये ऐसे हो जाता, वैद्युत क्षेत्र की दिशा में होता, तो वैद्युत द्विध्रुव और वैद्युत क्षेत्र के बीच में कोण कितना बना? 0। अगर ये वैद्युत द्विध्रुव ऐसे आ जाता, ऐसे आ जाता, तब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में जाता, तब उस दशा में ये टाउ का मान कितना होता, तब उस दशा में लगने वाले बल आघूर्ण का मान कितना होता, वो हमको दिखाना है, ठीक है। यदि, तो नोट क्या लिख दे, यदि वैद्युत द्विध्रुव, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्या हो? वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो। अब क्षेत्र मतलब खेत नहीं होता है ना, क्षेत्र की दिशा में हो, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो, जब वैद्युत क्षेत्र की दिशा में रहेगा तब जो थीटा है, तब ये थीटा कितना हो जाएगा? मैंने क्या बताया? लड्डू हो जाएगा, ठीक है, क्या हो जाएगा? लड्डू हो गया भाई। अब देखो, अब ये मनवा का हम यहाँ पे रखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, इसीलिए समीकरण 1 बनाया, बाकी और समीकरण 1 का ना
बनाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं था। समीकरण 1 से, समीकरण 1 से बताओ टाउ बराबर, समीकरण 1 से टाउ बराबर पी ई साइन 0 अंश, साइन 0 अंश का मान 0, पूरा मनवा क्या हो गया 0 हो गया। तो इसका मतलब ये हुआ अगर वैद्युत द्विध्रुव, अगर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत छः की दिशा में रख दिया जाए, अगर वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत छः की दिशा में रख दिया जाएगा तो उस पर कौनों बल आघूर्ण काम करने वाला नहीं है, कौनों बल आघूर्ण काम करने वाला नहीं है। ठीक है, चलो एक नोट पॉइंट हुआ। अभी देखो, और अभी तो अब आपके दिमाग में चल रहा होगा ना कि सर अगर वैद्युत छः की विपरीत दिशा में रख देंगे तब, भाई माइंड में चलना चाहिए ना भाई, मैंने वैद्युत छः की दिशा में रखा तब इतना लगा, अगर वैद्युत छः की विपरीत दिशा में मैं रख दूं तब कितना लगेगा। एकदम सर, एकदम देखेंगे वैद्युत छः की विपरीत दिशा में ही नहीं, वैद्युत छेद के लंबवतों रख के देखेंगे, ठीक ना। वैद्युत छः की दिशा में रखेंगे और वैद्युत छेद के लंबवत भी रखेंगे। अभी क्या है, वैद्युत छेद अपना ये मान लो, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव हमने इसके समांतर ला के रखा, अब की बार मैंने विपरीत दिशा में रख दूंगा, फिर एक बार ऐसे लंबवत रख दूंगा, तब 3 केस पढ़ लेंगे कि तीनों केसों में कितना कितना हमें बल आघूर्ण काम कर रहा है, कब ज़्यादा लग रहा है, कब कम लग रहा है, कैसे पता चल रहा है ज़्यादा हो रहा है, कैसे पता चल रहा है कि कम हो रहा है, ठीक ना। चलो तो दूसरा नोट पॉइंट, नोट 2, ठीक है। दूसरा, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो, लिख दे शब्दों में, चलो लिख देता हूँ, यदि वैद्युत द्विध्रुव, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्या हो, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो। अच्छा पता है विपरीत दिशा में जब होता है ना, विपरीत दिशा में हो तो कोणवा कितना बनता है, विपरीत दिशा में जब होता है ना तो कोणवा कितना बनता है, अरे तब कोणवा हो जाता है 180 डिग्री। मैं इधर जा रहा हूँ, मैं इधर ऐसे से जा रहा हूँ, कोई मेरे इधर की ओर ऐसे से जाए, मैं इधर की ओर जाऊँ, कोई इधर ऐसे की ओर जाए, तो मेरे और इसके बीच में, मेरे और इसके बीच में जो कोण बनेगा, कितना बनेगा 180 डिग्री बनेगा। कितना बनेगा 180 डिग्री। तब भाई समीकरण 1 से, समीकरण 1 से, अब समीकरण 1 से जरा देखो, टाउ बराबर पी ई साइन 180 अंश। अब साइन 180 अंश का मान निकालने आता है, अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो निकालने सीख लिया करो, निकालने सीख लिया करो। देखो 180 साइन 90 प्लस 90, साइन 90 प्लस थीटा, तो यही पता होना चाहिए कॉस थीटा, कॉस 90 अंश, कॉस 90 अंश का मान 0। ठीक है, क्या मिल गया 0, लड्डू मिल गया। तो हमें टाउ बराबर क्या मिल गया 0। इसका मतलब है कि अगर वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में है तब भी कोनो बल आघूर्ण नहीं लगा, वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में है तब कोनो बल आघूर्ण नहीं लगा। अरे तो भैया लगेगा कब, लगेगा कब, अब देखो तीसरी बार में लगेगा। ठीक है, अब की बार जो मैं लिखवाऊंगा ना उसमें लग जाएगा। नोट तीसरा, अब नोट तीसरा क्या लिखवा दें, यदि वैद्युत द्विध्रुव क्या हो, वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, ठीक ना। यदि वैद्युत द्विध्रुव, बड़ी आवाज़ आ रही ना, यदि वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो, वैद्युत क्षेत्र के का हो, लंबवत हो। अरे लंबवत मतलब क्या हुआ 90 डिग्री, लंबवत हो तब थीटा बराबर 90 डिग्री। समीकरण 1 से, अरे समीकरण अपना 1 क्या है भैया, टाउ बराबर पी ई साइन थीटा साइन 90 अंश। अब साइन 90 अंश का मान पता होना चाहिए। अब दोस्तों आपको साइन 90 अंश का मान पता होना चाहिए, नहीं पता है तो बड़ी मार पड़ेगी, पता है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अगर आपको साइन 90 अंश का मान पता है ना बहुत अच्छी बात है, नहीं पता तो खून देंगे यहीं से। चलो साइन 90 अंश का मान 1 होता है। अच्छा अब देखो एक चीज़ और, साइन 90 अंश का मान जो होता है ना सबसे ज़्यादा होता है, साइन 90 अंश का मान सबसे ज़्यादा होता है, साइन 0 अंश का मान सबसे कम होता है, 0 होता है। और साइन 90 अंश का मान सबसे ज़्यादा होता है, कितना होता है 1 होता है, सबसे ज़्यादा होता है। जब मान सबसे ज़्यादा तो लगने वाला बल आघूर्ण सबसे ज़्यादा, जब मान सबसे ज़्यादा तो लगने वाला बल आघूर्ण भी सबसे ज़्यादा। तो उस दशा में जो टाउ मैंने क्यों लिखा है ना उसको टाउ मैक्सिमम लिख दूंगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा लग रहा है, सबसे ज़्यादा लग रहा है। साइन 90 अंश का मान 1, टाउ मैक्सिमम बराबर पी ई। अरे बताओ यहाँ से P बराबर क्या हो जाएगा, P बराबर हो जाएगा सर टाउ मैक्सिमम बटा ई, P बराबर टाउ मैक्सिमम बटा ई।
अब दोस्तों पता है मैंने यहाँ पे ये क्यों लिखा, यहाँ पे मैंने ये इसलिए लिखा क्योंकि यहाँ से भी हम एक P की परिभाषा बता सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको एक P की परिभाषा, एक लाइन की परिभाषा बताई है। क्या बताई है? P बराबर 2L/Q। P बराबर 2L/Q दोनों आवेशों के बीच की दूरी और आवेश के परिमाण का गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। दोनों आवेशों के बीच की दूरी और आवेश के परिमाण का गुणनफल क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। ये रिश्ता क्या कहलाता है? ठीक है, चलो तो यहाँ पे P की परिभाषा यहाँ पे बोल सकते हैं। अब देखो P की परिभाषा कैसे बोल सकते हैं, यहाँ पे देखना भाई। मैंने आपको एक परिभाषा सिखाया था अभी हाल ही में, ये परिभाषा मैंने हाल ही में सिखाया था दोस्तों। आपको क्या सिखाया था कि E बराबर F/Q0। देखो मैं क्यों रिलेट कर रहा हूँ, मैं इसलिए रिलेट कर रहा हूँ ताकि जो पुरानी चीज़ सीखी है ना, उससे जब नई चीज़ सीखते हैं ना, बड़ा मज़ा आता है। जो चीज़ नीचे होता है उसको एकांक बोलते हैं। यहाँ पे एक आवेश था, एकांक आवेश बोला। आवेश में कौन सा आवेश? परीक्षण आवेश। एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अब देखो यहाँ पे E नीचे है तो इसे एकांक बोलेंगे। E क्या है? वैद्युत क्षेत्र है। एकांक वैद्युत क्षेत्र के लंबवत। लंबवत क्यों? क्योंकि थीटा कितना है? 90 डिग्री है। एकांक वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल युग्म आघूर्ण को, लगने वाले अधिकतम बल युग्म आघूर्ण को वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, ये परिभाषा केवल लिख लेते हैं, बाकी रट्टा मारने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये आपको ऐसे ही याद रहेगा। ठीक है, कैसे याद रहेगा? इस यहाँ से आपको बनाना है अपने टूटी फूटी भाषा में, टूटे फूटे शब्दों में। ठीक है, ये नहीं कि जैसे मैंने लिख दिया, जैसे किताब में मिल गया, आप लोगों को ऐसी बड़ी हिचकी आ रही है यार किसी को। ठीक है, चलो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा। एक अतः, अतः करके लिखे ना, अतः, अतः करके क्या लिखे? अतः एकांक, एकांक वैद्युत क्षेत्र के, एकांक वैद्युत क्षेत्र के लंबवत, एकांक वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित, एकांक वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर, वैद्युत द्विध्रुव पर, एकांक वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले, ठीक ना, लगने वाले, अरे क्या लगने वाले? ठीक है, क्या लगने वाले भाई? लगने वाले अधिकतम, अधिकतम बल युग्म, बल युग्म आघूर्ण को ही, बल युग्म आघूर्ण को ही वैद्युत द्विध्रुव का, वैद्युत द्विध्रुव का, द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं, वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक, ठीक भाई, ठीक भाई, मजा आ गया ना। अतः एक एकांक वैद्युत क्षेत्र के लंबवत स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले अधिकतम बल युग्म आघूर्ण को ही वैद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आज की जो क्लास में मैंने आपको सिखाया कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बल युग्म का आघूर्ण, वो चीज़ें कैसे कैसे डिराइव किया गया है, कैसे फार्मूला आया है और नोट पॉइंट तीनों कैसे हुआ है। अगर मैं यहाँ से आपसे एक क्वेश्चन पूछूं कि सबसे ज़्यादा बल युग्म का आघूर्ण कब लगेगा, तो आप कहोगे जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र के लंबवत हो। जीरो कब होगा, मतलब बल आघूर्ण कब लगेगा ही नहीं, जब वैद्युत द्विध्रुव वैद्युत क्षेत्र की दिशा में हो या वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो। मेन मकसद जो वैद्युत द्विध्रुव बल युग्म का आघूर्ण, बल युग्म का आघूर्ण टाउ, टाउ का मेन काम क्या है? टाउ का मेन काम है कि वैद्युत द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में लाना। तो वैद्युत क्षेत्र में तो पहले से रहते हैं ना, जब 0 अंश रहता है और 180 अंश रहता है, तो कहाँ से लाने का प्रयास करेगा? वो तो वही है पहले से, इसीलिए क्या रहता है वहाँ पे? टाउ 0 रहता है। तो आपका ये जो है टॉपिक कुमार मित्तल यानी साइड बुक्स अगर आप फॉलो कर रहे हो तो साइड बुक से आपका चैप्टर 1 की जो थ्योरी है पूरी कंप्लीट होती है। अब दोस्तों अगले वीडियो में हम लोग इस चैप्टर 1 के जितने भी न्यूमेरिकल बन सकते हैं मैक्सिमम से मैक्सिमम न्यूमेरिकल करने का प्रयास करते हैं। और पता है आपको जब न्यूमेरिकल करेंगे ना, इतना मज़ा आएगा, इतना मज़ा आएगा, तो आप लोग कहोगे कि हाँ न्यूमेरिकल लगाने में कितना मज़ा आ रहा है। और यकीन मानना, अगर आपको न्यूमेरिकल लगाने में मज़ा आ गया, न्यूमेरिकल लगाने में अगर आपको मज़ा आ गया, तो आपको फिजिक्स
इतनी आसान लगेगी, इतनी आसान लगेगी, तो आप कहोगे वाह फिजिक्स में बड़ी मज़ा आ रही है। ठीक है, बस आपको ये थोड़ा सा माइंड बनाना है कि हमें न्यूमेरिकल मज़ा आएगा, क्योंकि हमने इतना थ्योरी पढ़ रखा हुआ है, हमने थ्योरी कितने डिटेल से पढ़ा के रखा हुआ है कि आपको न्यूमेरिकल लगाने में एकदम मज़ा आएगा। बस न्यूमेरिकल मैं इतना ज़्यादा बताऊंगा कि जहाँ पे नहीं अच्छा लगेगा धीरे धीरे प्यार होने लगेगा। ठीक है, ना करते करते प्यार कर बैठते हैं ना, तो वही हाल होगा न्यूमेरिकल से। आपको अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन धीरे धीरे उसे मज़ा आता जाएगा और आप उससे प्यार कर बैठोगे। ठीक है, तो इसी उम्मीद के साथ कि आज का क्लास आपको मज़ा आया होगा, और अगला क्लास हम लोग न्यूमेरिकल की क्लास में मिलते हैं। आप लोग ऐसे ही हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई लिखाई को शानदार ज़बरदस्त तरीके से करते रहिए। चलिए फिर मिलते हैं सबको, बाय बाय।